मॉर्निंग विद्यार्थियों, हम आज समाजीकरण का पार्ट 4 पढ़ेंगे। यानी जो लेक्चर है उसका भाग 4 है ना। समाजीकरण जो पिछले 3 लेक्चर्स में हम पढ़ते और देखते सुनते आए हैं, उसी के आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर हमने जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा और सुना कि समाजीकरण के जो सिद्धांत हैं वो मनोवैज्ञानिक पक्षों की हमने वहाँ चर्चा की। यानी कोले की थ्योरी, C.H. मीड की थ्योरी और सिगमंड फ्राइड, तीनों ही मनोवैज्ञानिक हैं और तीनों मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को हमने पढ़ने की कोशिश की और ये समझने का प्रयास किया कि कैसे व्यक्ति जो है सेल्फ से सोशल सेल्फ में या आई से मी में बदलता है, कैसे वो ईगो को डेवलप करना सीखता है और सुपर ईगो और इट के बीच में बैलेंस बनाना सीखता है। यही सब जो प्रक्रियाएं थी ये समाजीकरण कहलाती हैं। आज हम जो थ्योरी पढ़ेंगे वो एक समाजशास्त्री की पढ़ेंगे जिनका नाम है इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने समाजीकरण की प्रक्रिया को समाजशास्त्रीय ढंग से परिभाषित किया है। क्या है वो, चलिए देखते हैं। हमने आज जो चर्चा करनी है वो है समाजीकरण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, यानी सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। दुर्खीम ने, आपको ध्यान होगा जब हमने स्टार्टिंग यूनिट पढ़ी थी यानी फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी और जो उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ा था, अगस्कोन, दुर्खीम, मार्क्स, पार्सन्स, तो हमने दुर्खीम के कंट्रीब्यूशन में ये पढ़ा था कि दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सामाजिक तथ्य यानी मनुष्य के व्यवहार करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके। मनुष्य जो कुछ भी व्यवहार करता है, अनुभव करता है, उन तरीकों को उन्होंने कहा था कि ये सामाजिक तथ्य हैं और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। और ये जो तथ्य हैं ये सामूहिक होते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान करते हैं, क्योंकि हमारे अनुभव करने, व्यवहार करने के तरीकों को एक व्यक्ति ने निर्मित नहीं किया है बल्कि समूह ने निर्मित किया है, समाज ने निर्मित किया है, यानी कई लोगों के प्रयास का ये फल है। तो इसीलिए उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान शब्द दिया था, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन शब्द इस्तेमाल किया था। अब वो इसको समाजीकरण से कैसे जोड़ते हैं, देखिए। एमिल दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा के आधार पर समाजीकरण की प्रक्रिया को व्यक्त करने का प्रयास किया। दुर्खीम का मत है कि किसी भी समाज व्यवस्था में सामाजिक इकाई उन मूल्यों और आदर्शों को आंतरिकृत करती है, यानी अपनी जिंदगी में उतारती है, इंटरलाइज करती है, जो समूह अथवा समाज का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी किसी भी समाज में सामाजिक इकाई उन मूल्यों और आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतारती है जो उस समाज या समूह ने निर्मित किए हैं, उनके सामूहिक प्रयासों द्वारा निर्मित किए गए हैं और उनकी संस्कृति को प्रतिनिधित्व करते हैं वो मूल्य और वो आदर्श। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों और सामूहिक प्रतिनिधानों से सामाजिक स्व का विकास समाजीकरण है। ठीक है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म के बाद वो जिस समाज व्यवस्था में या जिस समाज में पलता है, बड़ा होता है, वहाँ के सामाजिक तथ्यों को यानी अनुभव करने, व्यवहार करने के तरीकों को, सोचने, अनुभव करने और व्यवहार करने के तरीके हो गए सामाजिक तथ्य। तो जब वो उन तथ्यों को सीखता है, यानी अनुभव करने, व्यवहार करने और सोचने के तरीकों को सीखता है और जो कि सामूहिक प्रतिनिधित्व से बने हैं, यानी उस समूह के प्रयासों द्वारा निर्मित हुए हैं, तब उसके सामाजिक स्व यानी सोशल सेल्फ का विकास होता है और यही समाजीकरण की प्रक्रिया है। वो ये मानते हैं कि समाजीकरण सामाजिक तथ्य है क्योंकि यह प्रक्रिया समाज के द्वारा स्वीकृत और संस्थागत होती है। आपको ये भी ध्यान होगा कि समाजीकरण के 3 विशेषताएं, सामाजिक तथ्य की 3 विशेषताएं उन्होंने इंगित की थी। कौन कौन सी? वाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। मेजर 3 है, उसके अलावा भी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 3 विशेषताएं हैं किसी भी सामाजिक तथ्य की। वाह्यता होती है उसमें, बाध्यता और सामान्यता। तो जैसे ये लिखा कि यह प्रक्रिया समाज के द्वारा स्वीकृत और संस्थागत होती है, तो उसमें हो गया वाह्यता का तत्व,
यानी समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, बच्चा जन्म से लेकर नहीं आता, वो समाज में आने के बाद उसे वो मिलती है। वो सारे जो नियम, कानून, मूल्य, आदर्श वो सीखता है, वो जन्म लेने के बाद यानी समाज में आकर सीखता है। तो वाह्यता हो गई। संबंधित समूह अपने सदस्यों को इन मूल्यों और विश्वास व्यवस्थाओं का आंतरिकरण करने के लिए दबाव डालता है। जिस समाज में आपने जन्म लिया है, वहां के समूह के सदस्य या वो समाज उन मूल्यों और विश्वास व्यवस्थाओं को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आप पर प्रेशर डालते हैं, तो वो बाध्यता हो गई। अगर आप उस समूह या समाज के संस्कृत मूल्यों को, आदर्शों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप जो हैं वो विचलित हो जाएंगे, यानी समूह या समाज से बाहर हो जाएंगे। तो आप एक प्रेशर होता है कि आप उस समाज द्वारा या समूह द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों को अपनाएं। इसके अतिरिक्त एक समूह में या एक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया समान रूप से क्रियान्वित होती है और सभी का समाजीकरण होता है। सभी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते हैं और इन्हीं चरणों के माध्यम से सीखते हैं। इसीलिए समाजीकरण की प्रक्रिया में सामान्यता पाई जाती है, यानी जनरलिटी होती है, एक जैसे होते हैं। ठीक, तो समाजीकरण की प्रक्रिया के कारण व्यक्ति सामाजिक पहचान प्राप्त करते हैं। आपने जब उस समाज के मूल्यों को, संस्कृति को, प्रतिमानों को, आदर्शों को सीखा, तो आपके पास उस समाज जैसे आप बन गए, तो आपको पास एक सामाजिक पहचान हो गई, सोशल आइडेंटिटी। समूह का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो जाते हैं। नेचुरली वो समूह आपको एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि आपने उसके प्रतिमानों, नियमों और आदर्शों को अपनाया है, तथा व्यक्ति मैं के स्थान पर हम के सदस्य बन जाते हैं। आप आई से मी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अतः सामाजिक स्व का विकास यानी कलेक्टिव सेल्फ बन गया या सोशल सेल्फ बन गया। तो सोशल सेल्फ का विकास कब हुआ? जब सामूहिकता से संबंधित चेतना कि हम इस समूह का हिस्सा हैं, हम इस समाज का हिस्सा हैं, तो संबंधित चेतना और समूह एकता उसके अंदर आ जाती है। जब आप अपने आप को किसी समूह, समाज से एसोसिएट करने लगते हो, जोड़ने लगते हो, और आप में ये चेतना आ जाती है कि मैं इस समूह या समाज का सदस्य हूँ, उनके प्रति आप एकता के भाव रखते हो, तब समाजीकरण की प्रक्रिया अर्थ ग्रहण करती है। ठीक है, तो दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों को सीखना ही समाजीकरण है। और सामाजिक तथ्य क्या है? समाज द्वारा निर्मित अनुभव करने, सोचने और व्यवहार करने के तरीके। तो ये समाजीकरण का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां समाजीकरण के अभिकरण या एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अभिकरण से मतलब है ये एजेंसी से किन के माध्यम से हमारा समाजीकरण होता है। हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि समाजीकरण प्राथमिक होता है और द्वितीयक होता है, यानी प्राइमरी रिसोर्सेज करते हैं और सेकेंडरी रिसोर्सेज, द्वितीयक जो संसाधन है वो हमारा समाजीकरण करते हैं। चलिए अब देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया अनवरत चलती है, यानी निरंतर चलती है। अतः सामाजिक इकाई के संपर्क में आने वाली कोई भी संस्थागत संरचना, अतीत के अनुभव, ज्ञान की विभिन्न विधाएं, वर्तमान सहभागिता और अन्य सामाजिक इकाइयों के अनुभव, ये सब तत्व मिलकर सामाजिक अभिकरण को व्यक्त करते हैं। यानी इन सब से हम सीखते हैं। ये सब सोशलाइजेशन के रिसोर्सेज हो गए, साधन हो गए, अभिकरण हो गए। अतीत के अनुभव, वर्तमान की सहभागिता, अन्य सामाजिक इकाइयों के अनुभव, ज्ञान के जो विभिन्न मेथड्स हैं और विभिन्न संस्थाएं जो समाज में हैं, वो सब मिलकर हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। इसलिए इन सबको हम समाजीकरण के अभिकरण कह सकते हैं। जैसे हमने कहा कि प्राथमिक समाजीकरण होता है और द्वितीयक समाजीकरण होता है। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, मित्र समूह, पड़ोस और प्राथमिक शिक्षा जो कि परिवार में मिलती है या अनौपचारिक रूप से हम सीखते हैं, वो महत्वपूर्ण अभिकरण है समाजीकरण के। द्वितीयक समूह औपचारिक शिक्षा, कानून, जनमत, व्यावसायिक संस्कृति, राजनीतिक दल, मीडिया, सामाजिक रीति रिवाज, धर्म, ये सब वो सभी अभिकरण हैं जो द्वितीयक समाजीकरण यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हमने कुछ
अभिकरणों की यहाँ चर्चा की है। जैसे पहला है परिवार। परिवार को प्राथमिक समाजीकरण की सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। बच्चा बोलना, चलना, खाना, पीना, दूसरों के साथ व्यवहार करना, सही गलत, अच्छे बुरे की पहचान करना, सब कुछ परिवार में ही सीखता है। और सबसे ज्यादा वो माँ के संपर्क में सीखता है। उसके पश्चात जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क में सीखता है। तो परिवार जो है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, इसलिए समाजीकरण की सबसे पहली और सबसे प्रमुख एजेंसी जो है वो परिवार है। नेक्स्ट है मित्र समूह। बच्चा जब चलना बोलना सीख लेता है तो घर से बाहर भी उसके संपर्क का दायरा बढ़ जाता है, यानी घर से बाहर निकलने लगता है। हम उम्र मित्रों के साथ संपर्क में आता है, उनके साथ खेलता है, समय बिताता है, उनके साथ बातें साझा करता है। अलग अलग भाषा, संस्कृति और परिवेश में पले बड़े बच्चों के साथ संपर्क में आने के कारण बच्चे के जो सीखने का दायरा है वो और भी व्यापक हो जाता है और भी बड़ा हो जाता है। अब वो जिन जिन बच्चों के संपर्क में आता है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके परिवेश, उनकी बातचीत से वो भी उनसे सीखता है और अपनी चीजें उनको सिखाता है। तो इस तरह मित्र समूह से भी बच्चे जो है समाजीकरण करना सीखते हैं। नेक्स्ट, पड़ोस। परिवार और मित्र समूह की तरह पड़ोस का भी बच्चों के समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए कूले ने परिवार, पड़ोस और मित्र समूह, अभी इससे पहले आपने परिवार और मित्र समूह पढ़ा और ये तीसरा पड़ोस, इन तीनों को उन्होंने प्राथमिक समूह माना, क्योंकि वो मानते हैं कि बच्चों के जो प्रारंभिक शिक्षण होता है या बच्चा जो प्रारंभिक रूप से सीखता है वो इन तीनों के संपर्क में आने से सीखता है। और यही कारण है कि लोग घर बनाते या खरीदते समय अपने पड़ोस के बारे में छानबीन अवश्य करते हैं कि आसपास कौन रहता है, क्योंकि जिस माहौल में, जिस पड़ोस में वो रहेंगे, उनका उनके बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये अलग बात है कि आज का जो समाज है, आज का जो माहौल है, वहाँ हम इतने ज़्यादा औपचारिक हो गए हैं कि पड़ोस का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, या कहो कि पड़ोस में कौन रहता है ये नहीं जानते, ये एक अलग बात है। नेक्स्ट है विद्यालय। उपरोक्त तीनों समाजीकरण के जो साधन थे वो अनौपचारिक साधन थे, यानी प्राथमिक समाजीकरण के साधन थे, परिवार, पड़ोस और मित्र। अब जो हैं वो सब औपचारिक साधन है, अब जो हम पढ़ेंगे। देखा जाए तो औपचारिक शिक्षण या समाजीकरण का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से। जो फॉर्मल एजुकेशन मिलती है वो हमें स्कूल से मिलना शुरू होती है। यहाँ बच्चे पुस्तकीय ज्ञान यानी बुकिश नॉलेज के अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और उनका व्यक्तित्व विकास परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यहाँ पर वो जब बुकिश नॉलेज यानी पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करता है और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो फ्लरिश करती है और उसमें मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। तो स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर है मास मीडिया, जन माध्यम। मास मीडिया में हम बहुत सारे संचार साधनों को शामिल करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, मैगजीन, पुस्तकें, जर्नल्स, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, सभी को सम्मिलित करते हैं। जन माध्यम से अभिप्राय हमारा ऐसे सूचना तंत्र से है जो एक साथ एक ही समय में एक व्यापक जनसमूह को, एक बड़े जनसमूह को संबोधित कर सकता है और किसी भी प्रकार की सूचना कुछ ही समय में तीव्रता से दुनिया के हर कोने में पहुंच सकती है। तो ऐसे माध्यम को हम जन माध्यम कहते हैं और ये उदाहरण आपके सामने है, टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया। और इनसे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। और आज के समय की अगर हम बात करें तो शायद मास मीडिया या सोशल मीडिया सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रिसोर्सेज है या संसाधन है समाजीकरण का। इसके माध्यम से जो नई पीढ़ी है और जो अभी वर्तमान सोसाइटी है वो सबसे ज़्यादा तेजी से सीख रही है, इसलिए कई बार सही और गलत का अंतर नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है राज्य। राज्य सामाजिक नियंत्रण की एक और महत्वपूर्ण एजेंसी है। क्यों? क्योंकि राज्य जो है वो अपने नागरिकों के व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करती है। नागरिकों को समाज के अनुरूप कानून द्वारा निर्देशित उपयुक्त व्यवहार करने के लिए उसे बाधित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है।
इसके लिए उसे पुरस्कार और दंड मिलते हैं। आप समाज में अच्छा काम करते हैं तो आपको पुरस्कार मिलता है, समाज सम्मानित करता है, राज्य आपको सम्मानित करता है। और अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड मिलता है, पेनल्टी मिलती है। राज्य अपने नागरिकों को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों से परिचित करवाता है। क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या सही है, क्या कानून के अगेंस्ट है और क्या कानून के अनुरूप है। इन सब माध्यमों से राज्य आपको नियमित और नियंत्रित करता है। तो राज्य भी सोशलाइजेशन की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। एक और है धार्मिक संस्थान। धर्म को भी सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावी माध्यम माना जाता है, क्योंकि धर्म बच्चे को सही गलत, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, स्वर्ग नर्क इत्यादि पक्षों से परिचित कराता है। उसे सत्य के मार्ग पर चलने और असत्य से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी धर्म समान है ना। ये सारी चीजें जो हैं वो आपको धर्म सिखाता है। धर्म कहीं ना कहीं मनुष्य में भय का मनोविज्ञान यानी फियर साइकोलॉजी जनरेट करता है, और भय का मनोविज्ञान उत्पन्न करता है। तो भय का मनोविज्ञान उत्पन्न करके वो उसको सही राह पर चलने के लिए, सत्य के मार्ग पर, पुण्य के मार्ग पर, नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए उसको प्रेरित करता है। क्योंकि अगर भय होगा कि ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे साथ ऐसा होगा, इसी भय से वह व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है। तो धर्म भी व्यक्ति का समाजीकरण करता है और उसे सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है। ये जितने भी हमने, बहुत सारे और भी आप रिसोर्सेज जिनसे आप सीखते हैं हम यहाँ शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने जो कुछ महत्वपूर्ण हैं प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण के एजेंसीज में उनको शामिल किया। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम सामाजिक प्राणी बनते हैं और कैसे हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, ये टॉपिक में आपने विभिन्न सिद्धांत पढ़ लिए, प्रकार पढ़ लिए, एजेंसीज पढ़ ली। अब हम इसके विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करेंगे, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो हमेशा की तरह आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।